हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, चलिए इसमें तो लेट अस डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ विल यू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी की बात करते हो तो क्रिस्टल फील्ड थियरी की इनकमिंग हुई जब बैलेंस बॉन्ड थियरी की शॉर्ट कमिंग हुई थी। ओके, तो बैलेंस बॉन्ड थियरी के मेजर लिमिटेशन तो मैक्सिमम है, पर जो उसके मेरिट्स हैं जैसे लेविले कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, और हम ऐसे कह सकते इनर ऑर्बिटल। बैलेंस बॉन्ड थियरी क्या रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस बॉन्ड थियरी में किसी भी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी वह ऐसा कॉम्प्लेक्स, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम इनर कब कहेंगे या उसको आउटर कब कहेंगे? तो इनर कॉम्प्लेक्स कब कहलाता है? जब किसी सेंट्रल मेटल एटम, किसी सेंट्रल मेटल एटम से जब कोई लिगेंड, ठीक है, जब कोई लिगेंड डायरेक्टली अटैच होता है और वह लिगेंड क्या होने चाहिए? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने चाहिए। कौन से लिगेंड? स्ट्रांग फील्ड, जैसे अमोनिया, कार्बोनिल, साइनाइड, ईएन, HCN ETC, ये होने चाहिए। तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे? जिसमें सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच टू द लिगेंड और द नेचर ऑफ लिगेंड आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जिलेट, C2O4 H2O, ठीक है, ETC। दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। यदि इतने में से कोई भी लिगेंड या जो भी हो, ये सब यदि डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से यानी इससे डायरेक्टली अटैच होते हैं, ठीक है, वो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हो, तो ये आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेड मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? देखिए, इसके डीमेरिट्स हुआ है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, सेकेंड, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके बच्चों, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी कॉम्प्लेक्स के फार्मेशन में, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फार्मेशन होता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फार्मेशन होने तक का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और हम सिंपली कह सकते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए, ये सब तो लिमिटेशन हो गए। अभी देखिए, एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग है लिमिटेशन,
डी ऑर्बिटल। आप देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम कोई एक कॉम्प्लेक्सन लेते हैं FeCN6 इन थर्ड स्टेट, दूसरा लेते हैं FeH2O6 इन थर्ड स्टेट। दोनों में देखिए आयरन क्या है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ लिगेंड जो हैं उनका नेचर चेंज है। यह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, यह वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, यह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और यह वीक फील्ड लिगेंड है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो जो डी ऑर्बिटल में है तो उसमें यह एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी इस लिगेंड्स के अनुसार या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में यह एक्सप्लेन नहीं हो पाता है कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, कौन सा डी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, यह नंबर्स ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो बट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसमें हम लोग हमेशा अगर इनर की बात करते हैं तो लास्ट हम कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और यदि इनर ऑर्बिटल है तो देखिए इनर ऑर्बिटल के लिए हम N-1D NS NP की बात करते हैं, ठीक, और आउटर ऑर्बिटल की बात होती है तो NS NP और ND की बात होती है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, चाहे इनर हो चाहे आउटर। तो इसमें यह एक्सप्लेन नहीं है कि कौन सा डी का कौन सा ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, या डी का कौन सा ऑर्बिटल इस आउटर ऑर्बिटल में कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मेजर लिमिटेशन है। तो इसको तब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शॉर्ट कमिंग हुई और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इनकमिंग हुई, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है, ऐसा इसको हमने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था आप लोग को। देखिए यह स्प्लाइट होता है, यानी इसकी डी जनरेसी होती है, DXY DYZ DZX DX² -Y² एंड DZ², ठीक है, ये होता है। तो ये डीजनरेसी है, देखिए यही डीजनरेसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको किसने एक्सप्लेन किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसको 2 सेट में डिवाइड कर दिया। कितने सेट में, 2 सेट में डिवाइड किया। तो डी ऑर्बिटल, अभी हम लोग CFSI की बात करते हैं, पहले देख लेते ये कैलकुलेट होता है तो किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है, डी ऑर्बिटल में फिलिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डी ऑर्बिटल आर स्प्लाइट इनटू 2 सेट, ठीक है, 2 सेट में स्प्लाइट करते हैं। एक होता है, चलिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं T2G, इसमें आता है DXY DYZ ZX, और एक आता है EG सेट, इसमें आता है X² -Y², और एक आता है DZ²। ये देखिए यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, ये सबके लिए यही सेट तैयार रहते हैं, यही 2 सेट बनते हैं। बट अगर हम टेट्राहेड्रल, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए है, मतलब यदि जो कॉम्प्लेक्स है वह इस टाइप का हो, Ml6 ± Cn, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, इसके लिए
यही दोनों सेट अप्लीकेबल होते हैं, यानी T2G, G इज द सबस्क्रिप्ट, यानी यह क्या रिप्रेजेंट करता है, G इज द शो द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक होता है T2, बट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वही होता है, ठीक है। और ये हो जाता है E, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dz स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वही है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट G नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो दो स्ट्रक्चर बनते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज, अगर हम T2G लिखते हैं तो इसका मतलब वह कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर केवल T2 और E की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अब देखिए, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि T2 हैव lower energy than EG set because EG exists the vertical axis and T2G set lie in the plane, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं स्प्लिटिंग। पहले हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देख लें इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एजेंट होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यह क्या है, इसको हम स्टेज फर्स्ट ले लेते हैं, स्टेज फर्स्ट। इसको लेते हैं स्टेज सेकंड, ठीक। और यह स्टेज क्या है, थर्ड है, ठीक बच्चों। चलिए डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 हैं, ठीक। तो चलिए हम यहाँ देते हैं DN कॉन्फ़िगरेशन किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब स्टेज सेकंड में देखिए कि जैसे ही ये 5D ऑर्बिटल्स हैं, ये देखिए ग्राउंड स्टेट है, अभी इनका कोई स्टेट नहीं है, ये एकदम नॉर्मल स्टेट में है कि डी के 5 ऑर्बिटल, जैसे इनको एनर्जी है ना सेकंड स्टेट में हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी स्टेप सेकंड क्या करेंगे कि हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखिए जैसे ही इनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये तुरंत क्या करेंगे, 5D जनरेटेड ऑर्बिटल प्रिपेयर करेंगे, और वह ऑर्बिटल स्प्लाइट होगा 2 सेट में। किस में होगा, 2 सेट में। पहला सेट होगा T2G और दूसरा सेट क्या होता है, EG, ठीक। चलिए देखिए ये हुआ, तीन सेट। देखिए इसको कहते हैं, इसको नीचे दिखा दे रहे हैं, DXY, DYZ, DZX। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। इसको देखिए क्या कहेंगे, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये रिप्रेजेंट करता है बैरी सेंटर, इसको क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। डू यू नो बैरी सेंटर? देखिए बैरी सेंटर क्या होता है, इसको अगर हम अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो वह इमेजिनरी लाइन या सेंटर जो दोनों सेट के एनर्जी लेवल को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। दोनों सेट के एनर्जी लेवल को क्या करता है, सेपरेट आउट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस सेंटर को हम बैरी सेंटर कहते हैं। और दोनों सेट के बीच का जो एनर्जी होता है, एनर्जी गैप, वो 10 DQ होता है। क्या होता है, 10 DQ। DQ इज द पैरामीटर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यह जो डिवाइड होता है इसको इस फॉर्म में डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो मतलब होता है कि ये यूनिट है और किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये एनर्जी यूनिट है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो देखिए ये जब बैरी सेंटर से अप में है तो ये हमेशा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और ये क्या है, बैरी सेंटर से डाउन में है तो इसको हम क्या लेंगे, हमेशा डाउन में लेंगे, -0.4 डेल्टा जीरो के केस में लेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए देखिए आगे। तो अब देखिए ये तो हो गया केवल आपका डिस्क्रिप्शन कि हम डी ऑर्बिटल के 5D जर्सी हैं तो उनका फिलिंग कैसे करेंगे, यानी उनकी स्प्लिटिंग, उनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या है वो हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख लीजिए, क्लियर हो रहा है। चलिए अब बाई पार्ट आते हैं। स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है ML6, ठीक, इस कंडीशन में इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक, अब डी ऑर्बिटल किस स्टेट में, मतलब कि डी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं या किस पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो अब जैसे कितने स्टेट हो सकते हैं, D1 to D10 तक हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब D10 हो जाएगा तो CF0 भी हो जाएगा। जो CF ऐसे ही होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो 0 हो जाएगा। लेकिन वहाँ ना जाके अभी हम लोग यही समझते हैं कि जिससे, और हाँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है तो वह टोटल T2G सेट में भरे जाएंगे कि टोटल EG सेट में भरे जाएंगे, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, यह इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इतना क्लियर हुआ, यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हम T2G सेट में फिल करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन को हम EG सेट में प्रोवाइड करेंगे, यह उन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ और यहीं पे एक्सप्लेन कर दे इस फिगर में कि आप लोग जानते हैं हुन्स रूल, और आप लोग ये कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, वह ऑलवेज हुन्स रूल को फॉलो करता है। बट यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हुन्स रूल फॉलो नहीं करता है। CFSI में कि वन केस, यानी एक केस में हुन्स रूल का फीलिंग नहीं होता है, यानी हुन्स रूल फॉलो ही नहीं होता है। ठीक है, आप बता सकते हैं? चलिए देखिए हुन्स रूल कब फॉलो होगा, जैसे ऑर्बिटल सेपरेट हैं, ध्यान दीजिए। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उनके पैरेलल डायरेक्शन में फिल करेंगे, फिर अगेन हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फिल करेंगे जहाँ से हम फर्स्टली इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। जैसे अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले हम 1 2 3, ये p ऑर्बिटल है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ नहीं भर सकते ना, तो यहाँ भर सकते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे यहाँ से भरेंगे। ये हुन्स रूल कहता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है। अगर सपोज करिए मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, चलिए D5 कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, 1 2 3 4 5।
कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 5 ही जाएंगे, ठीक है, इसमें 5 भरे जाएंगे। अब देखिए, अब आप बताइए कि जो मेटल लिगेंड है, यानी यह जो कॉम्प्लेक्स लिए हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे D5 मिला हमको, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हम फिल किए हैं, यह किस ऑर्बिटल में भरेंगे? तो यह किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। अब नेचर ऑफ लिगेंड है क्या? तो नेचर ऑफ लिगेंड दो ही में एग्जिस्ट कर रहा है, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करेगा, या तो वो वीक फील्ड लिगेंड पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप देखिए, यदि सपोज करिए, अब यहाँ पे आपको केवल सपोज करना है, यदि D5 यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हम सपोज किए कि जो कॉम्प्लेक्स यानी ये D5 कॉन्फ़िगरेशन जिस कॉम्प्लेक्स का आया है वह कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। क्या हो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। तो जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात आ जाएगी, वहाँ पे तुरंत हुंड्स रूल फॉलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। तो चलिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 हो गए। अभी 4 बच्चा इसमें आ जाएगा, 5 बच्चा इसमें आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं? ध्यान दीजिएगा, इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए। तो ये हुंड्स रूल फॉलो हुआ। कौन सा? हुंड्स रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर ऑर्बिटल है वह हुंड्स रूल फॉलो करता है। ओके बच्चों, चलिए दूसरा केस देखते हैं। यदि D5 हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्या हो जाए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो जाए। क्या हो जाए? वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो जाए। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? तो वीक फील्ड लिगेंड क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS NP एंड D ऑर्बिटल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थियरी, नॉट ए CFT। अब CFT में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या कहता है कि पहले हम सभी ऑर्बिटल में एक एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 3 नीचे हो गए, 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 नीचे 2 ऊपर। ओके। अब यदि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है, तब हम आएंगे वापस, इसको पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? वापस आके पेयरिंग करेंगे। अब आप बताइए, क्या यह हुंड्स रूल फॉलो कर रहा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है, ठीक, देखिए, तो अभी हम लोग देखें T2G सेट एंड EG सेट, 2 सेट देखे हैं। ठीक है, इन दोनों सेट में तो अगर, चलिए फिगर को हम अगेन रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम इन शॉर्ट बना रहे हैं। ठीक है, यह EG हो गया, T2G हो गया। ये देखिए बैरी सेंटर था, और ये एनर्जी बैरी सेंटर से एनर्जी गैप हो गया प्लस 0.6 डेल्टा 0, और क्या हो गया 0.-4 डेल्टा 0। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है
वह कितना है 10 dq। यहाँ पे हम दिखा दें 1 2 3 4, ये डी ऑर्बिटल हो गया। कौन सा ऑर्बिटल हो गया? डी ऑर्बिटल, और ये डी जा रेसी हो गई। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए जो CFSI होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है जो स्प्लिटिंग यानी जो 5D ऑर्बिटल डिवाइडेड होते हैं इनटू 2 सेट में, ठीक, और डिफरेंट एनर्जी लेवल में, तो वह डिफरेंट एनर्जी लेवल का जो टोटल सम होता है, टोटल सम ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 एनर्जी लेवल, ठीक है, आर कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए इसमें एक टर्म्स और आता है पेयरिंग एनर्जी। कौन सा टर्म आता है? पेयरिंग एनर्जी को हम PE से दर्शाते हैं या केवल P। तो P के आगे N देते हैं। N इज द नंबर ऑफ, इस पूरे ऑर्बिटल में टोटल कितने पेयर होते हैं वही क्या कहलाता है? N की वैल्यू होती है। क्या होती है? वही N की वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं आपके पास पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे कि CFSI इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस, एक मिनट, सॉरी, लोअर एनर्जी लेवल क्या है? -4 है। यहाँ हम 4 रखें और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस 0.6 रहेगा, ठीक है। चलिए प्लस पेयरिंग एनर्जी, प्लस क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी होता है। फार्मूला फिर से देख लीजिए। CFSI इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई माइनस 0.4। ये देखिए T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई दिस एनर्जी प्लस EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ EG ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय दिस। देखिए यहीं पे है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल मल्टीप्लाई प्लस 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है कि जो पेयरिंग ऑफ होंगे वही क्या कहलाएगा? पेयरिंग एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब तो अब एक एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे D5 का, तो हम D5 की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, इसी को कुछ दूसरे सेंटेंस में यूज करते हैं हम। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर आउटर आप लोग को समझ में आ ही गया है कि इनर रहेगा कि तो सबसे पहले हम T2 ऑर्बिटल को फुल फिल करेंगे, फिर EG ऑर्बिटल में जाएंगे। और यदि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम दोनों में फिल करेंगे, फिर उसके बाद हम T2G में पेयरिंग करेंगे। चलिए लो स्पिन देखिए दो तरीके से दे सकता है, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में और एक सीधे ऑर्बिटल के रूप में। अभी हम आप लोग को ऑर्बिटल के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम आपको कॉम्प्लेक्स देते हैं। ठीक है, देखिए अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना, तो इसको हम सीधे ऐसे ही दिखा रहे हैं T2G और EG केस में। तो आप देखिए
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल दिखा दीजिए। और ध्यान दीजिएगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्या दिखाए हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह T2G हुआ और यह क्या हुआ, EG कॉम्प्लेक्स हुआ। यह डॉटेड लाइन हो गया। पांच इलेक्ट्रॉन है, D5 ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, यह देखिए सेकेंड स्टेज है, इसमें स्प्लिटिंग हो रही है। यह इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0. और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो हो गया -0.4 डेल्टा जीरो। और टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों सेट के बीच का, 10 DQ है। इतना क्लियर हुआ। चलिए पांचों इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम देख रहे हैं लो स्पिन, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम दिखा सकते हैं, वो कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल हमने बताया कि जो लो ऑर्बिटल मतलब कि लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हुन्स रूल क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए 3 हुआ, 3 के बाद क्या हुआ, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह जो हो रहा है ये, इसका मतलब जो स्प्लिटिंग है, इस D5 को हम इन शॉर्ट T2G और EG ऐसे दिखा सकते हैं स्प्लिटिंग। T2G में 5, EG में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। देखिए इन शॉर्ट हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं और इन फिगर हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि अब देखते हैं इसको स्प्लिटिंग करा के, यानी CFSE कैलकुलेट करके। CFSE यह क्या होगा, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई -0.4 प्लस नीचे यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल मल्टीप्लाई +0.6 और प्लस क्या रहेगा, पेयरिंग एनर्जी। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। फार्मूला देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, D5 को हम स्प्लाइट किए हैं, डिजरेसी हुआ है। तो चूंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पहले T2G ऑर्बिटल फुल फिल होगा, उसके बाद EG ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब यह कंप्लीट हो जाएगा तब जाएंगे। और यदि यही हाई स्पिन होता तो पहले 3 इसमें 2 इसमें भरे जाते, यानी यह पहले अनपेयर्ड फिर यह अनपेयर्ड फिर बाद में T2G पेयर्ड होता। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका इन शॉर्ट दिखाए हैं, T2G 5 और EG 0। तो CFSE क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल मल्टीप्लाई +0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए तो T2G में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 मल्टीप्लाई -0.4 प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 0 मल्टीप्लाई क्या दिखाएंगे, +0.6 प्लस। अब बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी की। यहाँ देखिए पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़े हैं, यानी 2 पेयर है ना। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट सीधे लिखेंगे 2p। क्या लिखेंगे, 2p। चलिए और इस पूरे को होल में बंद करके हम इसका एनर्जी वो दिखा देते हैं, यूनिट ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करिए, 2.0 + 0 + 2p डेल्टा 0 हुआ, देख लीजिए 4 5 जा 20। और आप देख रहे हैं 1 डिजिट पे 0 पॉइंट लगा, तो 1 डिजिट पे हम पॉइंट लगा दिए। अब चूंकि यह 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, -2.0 + 2p और यह क्या आ गया, डेल्टा 0।
यही देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अंडरस्टैंड? यही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यह लो स्पिन के लिए हो गया। एक हम हाई स्पिन के लिए कैलकुलेट करवा दें, जैसे D5 ही है और यह क्या हुआ, हाई स्पिन के लिए है। ठीक, तो हाई स्पिन की जब बात करेंगे तो इसका जब आप ये डाटा बनाएंगे, ये देखिए ठीक, ये EG हो गया, T2G हुआ। चार, ये D5 ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करें बैरी सेंटर, Δ0 -0.4 Δ0। टोटल डिस्टेंस कितना होगा पता ही आप लोग को, 10 DQ। ठीक है, अब देखिए जब 10 DQ मिल गया तो अब इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। 5 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अभी आप देखिए लो स्पिन पड़े हैं, तो लो स्पिन में पहले लोअर एनर्जी को हम कंप्लीट करेंगे तब हायर एनर्जी में जाएंगे। लेकिन हाई स्पिन मतलब क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, देखिए पहले अनपेयर्ड, पहले एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम, सब में अनपेयर्ड भरेंगे। फिर जब बाद में यदि रिमेनिंग बचता है, मतलब बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है, तब हम वापस क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हुन्स रूल फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो इन केस आप समझ गए ना कि ये देखिए एक्सेप्शन में आ गया। CFT में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुन्स रूल फॉलो नहीं करता है। इतना समझ में आया, हुन्स रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं आगे। अब उसी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाई स्पिन। देखिए हाई स्पिन का मतलब क्या हुआ, T2G और EG दोनों एनर्जी लेवल ले लिए। यहाँ देखिए इंसर्ट दिखा रहे हैं, दोनों एनर्जी लेवल ले लिए। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे आप दिखाएंगे 3 और यहाँ पे क्या दिखाएंगे 2। टोटल देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब CFSE इक्वल टू क्या है, फार्मूला आप जान ही रहे हैं, तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई 0.6, फिर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल, एक मिनट सॉरी -4 और क्या हो जाएगा 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेयर कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा 3 मल्टीप्लाई -0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0p। 0 इज़ द पेयरिंग एनर्जी। तो ये कितना हो गया 1.2 प्लस यह क्या होगा 1.2 प्लस 0p। टोटल आप ऐड कर लीजिए तो यह देगा प्लस और देखिए माइनस, दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0p आएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया 0 ही हो गया, Δ0, यानी जो एनर्जी होगी वो क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा।
D5 के लिए ही अगर हम लो स्पिन की बात करते हैं तो देखिए एक्चुअल वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर हम वहीं पे हाई स्पिन की बात करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो सीधे आर्बिटल दे दिया। यदि हमको कॉम्प्लेक्स दे तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स के लिए देखिए हम यही D5 का एग्जाम्पल दे देते हैं। एक देखिए ये हुआ H2O6 पावर +2 और दूसरा एग्जाम्पल होगा MnCN6 पावर -4। देखिए इन दोनों में, ये देखिए दोनों में सेकेंड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यह भी सेकेंड स्टेट में ही है। तो यहाँ पे यह जो Mn डबल प्लस चार्ज आएगा यह 3D5 कॉन्फ़िगरेशन देगा, और यह भी क्या देगा, Mn डबल प्लस चार्ज, तो यह भी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन देगा। अब देखिए हमको कॉम्प्लेक्स दिया था और इसका CF ऐसे ही कैलकुलेट करना है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स दिया है, इसका भी CF ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस से कॉम्प्लेक्स से हम आर्बिटल फाइंड कर लेंगे पहले, और जब आर्बिटल मिल जाएगा और हमको ये पता हो गया कि यह हाई स्पिन है क्योंकि स्ट्रांग वीक फील्ड लिगेंड है, यह क्या स्ट्रांग फील्ड, तो यह क्या हो गया, लो स्पिन। अब ध्यान दीजिए, अगर आर्बिटल आपको इस तरह सीधे दे देता है तो आप सीधे कैलकुलेट करोगे इस तरह। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स बढ़ा देता है तो आपको कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आगे एक प्रोसेस ही करना होगा, स्टेट निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के तब आप डिसाइड करिए कि वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन। जब हाई स्पिन या लो स्पिन हो जाता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए CF ऐसे ही। ठीक है बच्चों, तो ये था टोटल CF ऐसे ही कैलकुलेशन के बारे में किसी भी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों।